आइए मंगलाचरण करें। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मंगलाचरण का अर्थ देख लें। आज थोड़ा रिवीजन कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मातृवत, माता के समान, हितकारिणीम, हित करने वाली, जिनवाणीम, जिनवाणी को, नमस्कृत्य, नमस्कार करके, यथागमम, आगम के अनुसार, लोकस्य वर्णनम, लोक का वर्णन, किंचित अत्र क्रियते, यहाँ कुछ किया जाता है। कुछ का मतलब संक्षेप में किया जाता है। अब आगे बढ़ें। लोक किसे कहते हैं? अनंत आकाश के बीचों बीच जितने हिस्से में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसका नाम है लोकाकाश। आज एक सज्जन ने हमसे पूछा, लोकाकाश के बीचों बीच आपने कैसे कह दिया? हमने कहा लोकाकाश के चारों ओर, आगे पीछे, ऊपर नीचे कितना आकाश है कि अनंत। तो वो अनंत के बीचों बीच में हुआ कि नहीं कि हुआ। इसलिए लोक के मतलब आकाश के बीचों बीच में लोकाकाश है। आगे देखें, लोक का आकार कैसा है? दोनों पैर फैलाकर, कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार होता है। कहाँ गया वो आदमी? ये सामने देखिए, फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर नहीं, लोक का रूप बताने वाले हैं। जैसे इस तरह ये आकार जो है, ये आकार लोक का होता है। अधोलोक वेत्रासन के समान, आप देखिए, वेत्रासन माने स्टूल जैसा। मध्यलोक झालर के समान, बीच में झालर जैसा। और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान है, दोनों तरफ नीचा, बीच में ऊंचा। नक्शा बिल्कुल स्पष्ट है। आगे चलें। लोक का विस्तार, ऊंचाई और घनफल क्या है? लोक का विस्तार दक्षिणोत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। देखिए अब जरा, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितनी है इसकी? सब जगह 7 राजू, नीचे से ऊपर तक। पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार, पूर्व पश्चिम दिशा यूं, इनका विस्तार कितना है? नीचे 7 राजू, नीचे इधर, नीचे 7 राजू, पूर्व पश्चिम, हाँ 7 राजू। ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्यलोक में 1 राजू, 1 राजू। फिर क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक के पास ये 5 राजू। कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से यहाँ तक। और पश्चात क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू प्रमाण है। पूर्व पश्चिम 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू, 1 राजू। उत्तर दक्षिण सब जगह 7 राजू। लोक की ऊंचाई अधोलोक से लेकर ऊपर तक 14 राजू प्रमाण है, नीचे से ऊपर तक पूरा। इसको आगे ले आइए, यहाँ से यहाँ तक 14 राजू। संपूर्ण लोक का घनफल 7 राजू का घन, अर्थात 7 × 7 × 7 बराबर 343 घन राजू है। इसका पूरा क्षेत्रफल गए निकाला, फिर घनफल निकाला। घनफल कितना? 343 घन राजू है। ये कैसे निकाला? अधोलोक का कितना, ऊर्ध्वलोक का कितना?
जरा देखते हैं अधोलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है। अधोलोक का मुख और भूमि को जोड़कर आधा करना। मुख कितना, 1 राजू, यहाँ ऊपर 1 राजू मध्यलोक, और नीचे भूमि कितनी, 7 राजू, नीचे 7 राजू पूरा, और इसको जोड़ के आधा किया, उसमें आया 4, और उसमें पदयोग अर्थात 7 राजू ऊंचाई का गुणा करने से क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अधोलोक का क्षेत्रफल 7 राजू गहरा, और क्षेत्रफल में मोटाई का गुणा करने से घनफल प्राप्त होता है। यहाँ क्या किया इन्होंने, मुख और भूमि को जोड़कर आधा किया, और उसमें पदयोग अर्थात 7 राजू ऊंचाई का गुणा करने से क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। 7 और 1 जोड़ा 8 बचे 4, यूँ निकाला इन्होंने। अधोलोक का मुख 1 राजू, मुख 1 राजू, भूमि 7 राजू, दोनों को जोड़कर आधा करने से 4 राजू होते हैं। इस 4 राजू को पद अर्थात ऊंचाई 7 राजू से गुणा करने पर 28 वर्ग राजू अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ। इस क्षेत्रफल का दक्षिण उत्तर विस्तार 7 राजू से गुणा करने पर 196 घन राजू अधोलोक का क्षेत्रफल हो गया। ये अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ। अब ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकालते हैं। ज़रा ध्यान से देखें, इसमें थोड़ी अशुद्धियाँ हैं, वो ठीक करेंगे। अर्ध ऊर्ध्वलोक मुख 1 राजू, हमने क्या किया, ऊर्ध्वलोक का आधा हिस्सा कर दिया। जहाँ से ये 5 राजू था ना, उस 5 राजू तक का हमने पहले निकाला। वो निकालना, दूसरा नक्शा निकालो। वो नक्शा दूसरा है ना, हाँ ये वाला। इसमें क्या किया हमने, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये 5 राजू है, तो अर्ध ऊर्ध्वलोक मुख 1 राजू, नीचे 1 राजू, भूमि 5 राजू, ऊपर 5 राजू हुआ, दोनों को जोड़कर आधा करने से 3 राजू हुआ। ऊपर का जो निकाल रहे हैं अपन क्षेत्रफल घनफल, वो इसके 2 हिस्से करके निकाल रहे हैं। फिर देखें, अर्ध माने आधा ऊर्ध्वलोक का मुख 1 राजू, यहाँ से यहाँ तक, भूमि 5 राजू, यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़कर आधा करने से हुआ 3 राजू। इस 3 राजू को पद अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हुई, 3.5 राजू। इसको ठीक कर लीजिए अपने, ऊंचाई आधा राजू नहीं, ऊंचाई 3.5 राजू से गुणा करने पर 3 गुणित 3.5 बराबर 21/2 वर्ग राजू अर्ध आधे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल हुआ। आधे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल निकाला, हम डबल बाद में कर लेंगे इसको। इस क्षेत्रफल को दक्षिण उत्तर विस्तार, अंदर जो गहराई है 7 राजू, उससे गुणा करने पर 21/2 × 7 बराबर 147/2 घन राजू आधे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल हुआ। ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल कैसे निकाला, ऐसे निकाला, बीच में पहले इसको लाइन लगा दी। हमें आधे का निकालना है पहले। अब आधे का निकालना है तो 1 और 5 ये 6 राजू हो गया, इसका 3 राजू निकाल लिया। फिर ऊंचाई से गुणा किया 3.5 से, 21/2 हो गया। फिर इसको गहराई से गुणा किया 7 से, तो 147/2 राजू इस आधे का क्षेत्रफल हो गया। इसको हमने डबल कर लिया, क्योंकि जितना नीचा इतना ऊंचा, तो इसको डबल करने पर ऊपर 147 राजू हुआ। जरा नीचे देखें, यहाँ भी गलती है थोड़ी। यहाँ क्या लिखा है, इस क्षेत्रफल को दक्षिणोत्तर विस्तार 7 राजू से गुणा करने पर
2 से 1/2 नहीं, 21/2 इंटू 7 बराबर 147/2 घन राजू अर्ध ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। 2 से 1/2 की बजाय 21/2 कर लीजिए। नीचे आइए, क्षेत्रफल और घनफल को दूना करने से 21/2 इंटू 2, ये 21 इंटू 2 नहीं, 21/2 इंटू 2 बराबर 21 वर्ग राजू, और 147/2 इंटू 2 इसे करने से घनफल को निकाला तो 147 घन राजू क्रमशः पूरे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल होता है। दोनों को हमने जोड़ दिया, 196 प्लस 147 बराबर 343 घन राजू, ये पूरे लोक का घनफल हो गया। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई तीनों मिला के 343 घन राजू हो गया। आगे देखें, अधोलोक की रचना किस प्रकार की है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं। पहले वाला निकालना, वो जो था ना बीच में पट्टी, वो वाला, हाँ ये देखिए नक्शा। लोक के 3 भेद, नीचे अधोलोक, बीच में मध्यलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक। आपको नक्शे में जो बीच की पट्टी है ना, ऐसा नक्शा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शुरू कराया। बोले ये पट्टी सीधी है, 1 लाख योजन ऊंचा और 1 राजू चौड़ा, तो इस पट्टी को बिल्कुल ऐसा बना दो, नीचे वाली लाइन नीचे सिरे में जुड़े, ऊपर वाली लाइन ऊपर सिरे में जुड़े। ऐसा करने से काम बनता है। फिर देखें, लोक की रचना किस प्रकार की है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से, ये से और भेद के में इसे उल्टा कर लीजिए, ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं, सामने नक्शे में साफ दिख रहे हैं। मेरु पर्वत के नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक है। ये इसमें जो ऊपर ये दिया है बीच में, इसमें बीचों बीच में सुदर्शन मेरु है। और मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर नीचे 6 राजू में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वियाँ हैं। पृथ्वी वाला निकालो। ये देखिए, ये 7 पृथ्वियाँ आ गई। इसमें विशेष बात क्या समझनी है अपने को, ये सारी पृथ्वियाँ एक से एक जुड़ी हुई नहीं है जैसी आपको नक्शे में दिख रही हैं। इनके बीच में जो ये लाइन बनी हुई है लंबी लंबी, ये बीच की जो लाइन है ना, ये खुला आकाश है। अर्थात कलकला पृथ्वी और महातम प्रभा पृथ्वी। अब महातम प्रभा पृथ्वी और तम प्रभा पृथ्वी। अब महातम प्रभा तम प्रभा में दूरी कितनी बीच में, असंख्यात योजन खाली स्थान है, उसमें क्या है, आकाश। इन सब पृथ्वियों में रत्न प्रभा पृथ्वी से शर्करा प्रभा के बीच में असंख्यात योजन खाली स्थान आकाश है। ऐसे ही सबके बीच में इस तरह ही है। यूँ समझना आप, दिखाने के लिए मोटा मोटा दिखा दिया है। अब देखो, ये बीच में आकाश आ गया, ऐसे सब में आकाश है, ये जुड़ी हुई नहीं है। एक विशेष बात और बता दें, कल नहीं बताई थी हमने, ये 7 पृथ्वियाँ बिल्कुल एंड तक हैं। आपको बहुत से नक्शे देखने ऐसे मिलेंगे जो इसमें बीच में जो ये लाइन दी हुई है बस यहीं तक पृथ्वी है। नहीं, ऐसे नहीं,
ये पृथ्वियाँ एंड तक हैं, बिल्कुल एंड तक हैं, पूरी हैं। आगे चलें। 7 पृथ्वियाँ हो गई, ये देखो। अब 7 पृथ्वियों में यहाँ तक लगा नीचे, हाँ ये जो है ना, यहाँ तक 6 राजू पूरे हो गए। अब नीचे एक राजू में कलकला नाम की पृथ्वी है, एक राजू में। ये पृथ्वी नहीं है, ये खाली स्थान है। इसके नीचे एक राजू प्रमाण स्थान भूमि रहित तथा निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। नीचे की पृथ्वी कौन सी रही? कलकला। इस कलकला में क्या है? लोग कहते हैं यहाँ नित्य निगोद है, नहीं, बिल्कुल गलत। इसमें निगोद जीव रहते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। तो यहाँ क्या है? यहाँ 5 स्थावर पाए जाते हैं। कहीं किसी नक्शे में अगर आपको लिखा मिले नित्य निगोद या निगोद, समझना ये नक्शा ठीक नहीं। यहाँ 5 स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब देखें, मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्य लोक है। देखिए ऊपर दिख रहा है इस नक्शे में, सबसे ऊपर ये सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी? 1 लाख योजन। 1000 योजन तो रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर है और 99,000 योजन ऊपर है। ये सामने दिख रहा है। मेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के अंदर जड़ की गहराई है, 99,000 योजन बाहर अर्थात पृथ्वी पर है और 40 योजन की चूलिका है, इसके ऊपर शिखर। लेकिन वो 40 योजन 1 लाख योजन के अंदर है। बिल्कुल अच्छी तरह से निर्णय हो गया। आचार्य ने इसमें कह दिया 40 योजन अलग से नहीं। अभी तक हम सुनते पढ़ते आते थे कि मध्यलोक 1,40,000 योजन है, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्णय हो गया फाइनल। मध्यलोक 1 लाख योजन है, जो 40 योजन की चूलिका है वो 1 लाख में ही है। ऐसे ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यलोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। तुम नक्शा दूसरा ले आओ। नहीं, दूसरा, ये वाला नहीं। इसमें 3 लोक वाला ले आओ। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें देखिए, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यम लोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। ये पूरा 14 राजू ऊंचा हुआ। 14 राजू में अब ये बीच का 1 लाख योजन है, ये किसका रहा? आचार्यों ने कहा नीचे अधोलोक 7 राजू हुआ और ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक 7 राजू है, उसमें से 1 लाख योजन ये ऊर्ध्वलोक में से कम करना, अर्थात अधोलोक 7 राजू और ऊर्ध्वलोक 1 लाख योजन कम 7 राजू है। ऐसे मेरु पर्वत की चूलिका से 1 बाल का अंतर देकर लोकांत तक अर्थात 7 राजू पर्यंत ऊर्ध्वलोक है, अर्थात बीच वाली लाइन से ऊपर तक बराबर ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में क्या है? 16 स्वर्ग हैं। दिखाओ ऊपर। ऊर्ध्वलोक में ये 16 स्वर्ग हैं। थोड़ा इसे ऊंचा करो। ये 16 स्वर्ग हो गए और 9 ग्रेवियक हैं। ये 9 पट्टियाँ बन गई, 9 लाइनें बनी हैं। ये ग्रेवियक एक के ऊपर एक हैं और 9 अनुदिश हैं। ये 9 बने हुए हैं। ये एक ही पटल पर हैं और 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं और इनके ऊपर ये ऊपर सिद्धलोक
अर्थात सिद्ध शिला बनी हुई है। अब आते हैं यहाँ तक कल पढ़ाई हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। लोक का आधार क्या है? लोक टिका किस पर है? घनोदधि वात वलय, वात वलय नहीं, घनोदधि वलय, इसमें बात को काट दीजिए। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय लोक का आधार हैं। नीचे वाला दिखाओ, नीचे वाला, नीचे वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये, हाँ देखिए, ये आधार कहते हैं बॉटम, जिस पर लोक टिका है वो क्या है? इसमें नीचे कहाँ आया? ये देखिए, ये नीचे, इसमें सबसे नीचे वो चलाओ, हाँ ये 3 वात वलय हैं, लेकिन घरोदधि के साथ वात नहीं लगता। इधर दिखाया इन्होंने, घनोदधि वलय कितना मोटा है? 20,000 योजन। घन वात वलय 20,000 योजन। तन वात वलय 20,000 योजन। ये लोक टिका हुआ है इन 3 वलय के ऊपर। ये तीनों वलय 20,000 योजन मोटे हैं। इनके ऊपर पूरा लोक टिका हुआ है। जैसे छाल वृक्ष को चारों ओर से घेरे रहती है, वैसे ही ये तीनों वात वलय चारों लोक से, चारों ओर से लोक को घेरे हुए हैं। अर्थात इस लोक के चारों ओर ये वात वलय हैं, चारों ओर, नीचे से ऊपर तक पूरे लोक के चारों ओर ये 3 वलय हैं। हर जगह है ये 3 वलय। ये नक्शा गलत है आपका। आगे चलें। ये तीनों वात वलय चारों ओर से लोक को घेरे हुए हैं। ये वात वलय, ये दिखाए हुए ये वात वलय हैं 3। 3 तहों के सदृश सर्वप्रथम गोमूत्र के वर्ण वाला घनोदधि वलय है। नक्शा देखो, ये वाला देखो। अब जरा देखिए, इस लोक में सबसे अंदर वाला घनोदधि वलय है, उसके बाद वाला घनवात वलय है, उसके बाद वाला तनुवात वलय है। ये तीनों दिखाए हुए हैं। ये 3 हैं। इनका रंग कैसा है? तो लिख रहे हैं, सर्वप्रथम जो घनोदधि वलय है गोमूत्र के समान रंग वाला, फिर उसके पश्चात मूंग के वर्ण वाला घनवात वलय है, देखो। उसके पश्चात अनेक वर्ण वाला ये तनुवात वलय है। ये पूरे लोक को ऐसी 3 परतों ने घेरा है। इन तीनों का रंग बता दिया, लेकिन मोटाई अभी फाइनल नहीं। मोटाई नीचे की तो बता दी, बाकी औरों की अभी आगे बताएंगे। देखें जरा, लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत, अर्थात पंच स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों के और ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के नीचे तीनों वात वलय प्रत्येक 20-20 हज़ार योजन मोटे हैं। अब इसको थोड़ा समझ लें अच्छी तरह। इसको ये समझते हैं अपन, नीचे पूरी जो लाइन है इसमें नीचे मोटाई 20-20 हज़ार योजन। यहाँ से 1 राजू ऊपर आए तो वो नीचे है कलकला पृथ्वी। वहाँ तक
इन दोनों साइडों में, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में 20-20 हज़ार योजन है कलकला पृथ्वी तक। देखिए क्या लिखा, लोकाकाश के अधोभाग में, सबसे नीचे दिखाओ, नीचे अधोभाग में तीनों, दोनों पार्श्व भागों में, दोनों साइड्स में, नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत अर्थात कलकला पृथ्वी तक, 5 स्थावर पर्यंत अर्थात कलकला पृथ्वी तक, 7 नरक भूमियों के और 7 पृथ्वियों के, और ये 7 पृथ्वी तो ये हो गई, तो नीचे वाला कितना 20-20 हज़ार योजन, और 1 राजू तक ऊपर आगे बढ़े तो यहाँ 20 हज़ार योजन मोटाई रही, किनकी, वलय की। अब ऊपर क्या है टॉप में, ऊपर टॉप में है सिद्धशिला, मतलब सिद्धशिला किस में है, दिखाओ जरा सिद्धशिला, ये सिद्धशिला किस में है, ये ईशत प्रागभार नाम की भूमि में है, लेकिन नक्शा ये गलत बना हुआ है, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं बना आपका। इसमें ये नक्शा ठीक नहीं, ये नक्शा कुछ ठीक है। देखिए सबसे ऊपर की जो पृथ्वी है वो पृथ्वी है ईशत प्रागभार, ईशत प्रागभार में ये सिद्धशिला है। ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी में सिद्धशिला है, बीचों के बीच में अंदर उस पृथ्वी में घुसी हुई। तो यहाँ क्या लिखा इन्होंने, ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के नीचे। अब देखिए ये 7 पृथ्वियाँ तो ये हो गई, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, घम्मा, वंशा, मेघा, और 1 पृथ्वी हुई ऊपर जिसमें सिद्धशिला है। इन 8 पृथ्वियों के नीचे जो वलय हैं वो 20-20 हज़ार योजन मोटे हैं। फिर एक बार देखते हैं ऊपर, लोकाकाश के अधोभाग में सबसे नीचे, यहाँ जो लास्ट वाली लाइन है, ये लास्ट वाली लाइन में 20-20 हज़ार योजन मोटे तीनों वलय हैं, और दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई तक, अर्थात यहाँ से ऊंचा थोड़ा 1 राजू तक, जितनी कलकला पृथ्वी है वहाँ तक, अर्थात 5 स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों के, अर्थात 7 नरक भूमियों के नीचे और यहाँ लोक के बॉटम में, और किनारे पे कलकला भूमि तक। तीनों बात वाले 20-20 हज़ार योजन मोटे हैं। ऊपर देखें तो ये जो अंतिम है जिसमें सिद्धशिला है, ये भूमि ये ईशत प्रागभार कहलाती है। इस ईशत प्रागभार के नीचे भी 20-20 हज़ार योजन मोटे 3 वलय हैं। ये ईशत प्रागभार कितनी लंबी है, पूरी लंबी है 7 राजू, चौड़ाई 1 राजू है। अब थोड़ा नीचे आ जाएं, दोनों पार्श्व भागों में 1 राजू के ऊपर सप्तम पृथ्वी के निकट, अर्थात जहाँ तक कलकला पृथ्वी थी वहाँ को छोड़ दिया, अब सप्तम पृथ्वी के निकट आ गए। नीचे से 1 राजू कलकला पृथ्वी तक, दोनों तरफ की मोटाई 20-20 हज़ार योजन, और नीचे की मोटाई तीनों वलय की भी 20-20 हज़ार योजन है। अब इस साइड में जब 1 राजू से हम कलकला पृथ्वी से ऊपर आए, यहाँ से यहाँ तक, तब यहाँ क्या है, इन बात वलयों की मोटाई कितनी है, देखें, दोनों पार्श्व भागों में 1 राजू के ऊपर सप्तम पृथ्वी के निकट 8 दिशाओं में
तीनों वात वलय यथाक्रम से 7, 5, 4 योजन मोटे हैं। वहाँ तो थे 20-20 हजार योजन मोटे, यहाँ एकदम पतले हो गए। घनोदधि वलय 7, घनवात वलय 5, तनवात वलय 4 योजन मोटा है, यहाँ से यहाँ इसके ऊपर। फिर क्रम से घटते हुए मध्यलोक की 8 दिशाओं में, यहाँ पर ये मध्यलोक की दिशा आ गई, यहाँ और घट गए, 5, 4, 3 योजन मोटे रह गए यहाँ तक। फिर क्रम से बढ़ते हुए ब्रह्मलोक की 8 दिशाओं में यहाँ तक 7, 5, 4 योजन मोटे हो जाते हैं और मोटाई बढ़ गई वात वलयों की। फिर ऊपर क्रम से घटते हुए लोकाग्र के पार्श्वाग में फिर 5, 4, 3 रह गए। ये 3, 4, 5, ये 4, 5, 7, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ तक 20,000, इसके बाद फिर 7, 5, 4 ऐसे। ये मोटाई किसकी? तीनों वात वलय की मोटाई है। ये तीनों वात वलय लोक शिखर पर क्रम से 2 कोष, 1 कोष और 1575 धनुष प्रमाण मोटे रह जाते हैं। ये ऊपर क्या है? ये ऊपर टॉप में ये जो जहाँ ईशत पराग भार है, इस ईशत पराग भार के ऊपर क्या है? इसके ऊपर भी 3 वलय हैं। वो कहीं दिखाई तो नहीं दिखाई। ईशत पराग भार के ऊपर भी 3 वलय हैं। वो 3 वलय बहुत कम मोटे हैं। कितने? 2 कोष, 1 कोष और 1575 धनुष। इस तरह ये लोक पूरा का पूरा 3 वात वलयों से वेष्टित है, पूरा का पूरा। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 8। लोक में स्थित स्वर्ग और नरक कहाँ और कितनी ऊंचाई पर हैं? वो नक्शा दूसरा वाला है, वो दिखाओ। इसमें स्वर्ग नरक दिखाओ, ये पूरा नक्शा दिखाओ। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसमें नरक नहीं दिखाई पड़े ना। एक दूसरा है, वो निकालो। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये अभी बाद में आएगा। इनकी मोटाई है। कर ठीक हो, चले। हाँ बढ़े। देखो, मेरु पर्वत के नीचे वज्र व वैडूर्य पटलों के बीच में चौकोर संस्थान रूप से अवस्थित आकाश के 8 प्रदेश लोक का मध्य है। अगर कोई पूछे इस पूरे लोक का सेंटर पॉइंट कौन सा है, हम पूरे लोक का सेंटर पॉइंट किसको माना जाए, तो सेंटर पॉइंट में इन्होंने बताया, मेरू दिखाओ। ये जो ऊपर सुदर्शन मेरू बना है, ऊपर दिखाओ ना। हाँ ये सुदर्शन मेरू जो बना है, ये क्या है? देखो, रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। उसमें ऊपर वाले खर भाग के 16 भाग, उसमें सबसे ऊपर का चित्रा नाम की पृथ्वी। देखो इसमें 3 दिखाए, पहले वाला दिखाओ, इससे पहले वाला, ये रत्न प्रभा के 3 हिस्से दिखाओ ना।
रत्न प्रभा के 3 प्रकार भाग इसमें दिखाई थे ना। खरभाग पंखभाग का पूरा। चलो अब देखें, इसमें रत्न प्रभा के 3 भाग बताए, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। अब इसमें जो खर भाग है ऊपर वाला, ये इसमें 16 पृथ्वियाँ हैं और सब 1,000 योजन मोटी। उस पहली पृथ्वी में मेरु की 1,000 योजन की जड़ उसके अंदर है, पहली चित्रा के नीचे, चित्रा पृथ्वी के नीचे तक। चित्रा पृथ्वी के बाद फिर दूसरी पृथ्वी शुरू होती है वज्रा। तो इन्होंने जो लिखा ना, लोक का मध्य माने सेंटर पॉइंट क्या है, चित्रा पृथ्वी और वज्रा पृथ्वी के बीच की जो लाइन है, वहाँ 8 प्रदेश ऐसे हैं जो पूरा लोक का सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे ये लोक का सेंटर पॉइंट बना। अब चलें आगे आए, ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर का दिखाओ। अब ये ऊपर का देखते हैं। नक्शा ये गलत बना हुआ है, ठीक नहीं है, क्योंकि नक्शा तो ऐसा होना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक नहीं बना। चलें अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। लोक मध्य से ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 राजू, अर्थात नीचे से सौधर्म ईशान स्वर्ग के ऊपर तक, यहाँ तक 1.5 राजू हो गया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चलो वही वाला दिखाओ फिर जो गलत बना हुआ है। हाँ, वो जो ये दिखा। वो वाला दिखाओ पूरा, इसमें ऊपर बने हुए थे ना, मैंने कहा था ये गलत बना हुआ है। हाँ वही वाला अभी जो आया था ना, वो दिखाओ। हाँ ये वाला ये दिखा रहे। कौन सा? ये वाला दिखाऊँ, ये वाला। हाँ देखिए इसमें क्या कह रहे हैं ये, इसमें लोक मध्य से ऊपर ऐसान स्वर्ग तक 1.5 राजू हुआ। ऊपर ये 7 राजू है, तो कहाँ तक लिया? 1.5 राजू लिया। ये 1.5 राजू कहाँ से हुआ? ध्यान से, जो सुदर्शन मेरु है उसके नीचे जो लोक का मध्य भाग सेंटर पॉइंट था, वहाँ से सौधर्म ईशान स्वर्ग का ऊपरी तल यहाँ तक 1.5 राजू हो गया। और इसके बाद माहेंद्र स्वर्ग तक 1.5 राजू और हुआ, तो ये 3 राजू हो गया। सौधर्म ईशान स्वर्ग 1.5 राजू ऊंचाई में, सानत कुमार माहेंद्र 1.5 राजू ऊंचाई में, यहाँ तक 3 राजू हो गए। इसके बाद और जो स्वर्ग हैं ये आधे आधे राजू ऊंचाई में हैं। देखें जरा, ब्रह्मलोक तक 3.5 राजू, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर तक 3.5 राजू हुआ। कापिष्ट स्वर्ग तक 4 राजू, लांतव और कापिष्ट तक 4 राजू हो गया। महाशुक्र स्वर्ग तक 4.5 राजू और सहस्रार स्वर्ग तक 5 राजू। प्राणत स्वर्ग तक 5.5 राजू और ऊपर अच्युत स्वर्ग तक ये 6 राजू है। ऊपर का टॉप तो और ऊपर लाओ, नहीं यहाँ तक, बस यहाँ तक। अर्थात सुदर्शन मेरु की जड़ से और अच्युत स्वर्ग के टॉप तक ये सब मिला के यहाँ 6 राजू हो गया।
अब क्या बचे? 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर बचे। ये पूरे एक राजू में हैं। देखिए जरा, अच्युत स्वर्ग तक 6 राजू और लोकांत तक 7 राजू प्रमाण है। अर्थात अच्युत स्वर्ग के बाद में 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और इसके बाद में शुद्ध शिला यहाँ ऊपर तक मिला के ऊपर टॉप तक, यहाँ तक 7 राजू की ऊंचाई बनी। नीचे 7 राजू में अधोलोक हो गया, ऊपर के 7 राजू में 1 लाख का मध्यलोक और बाकी 1 लाख कम 7 राजू में ये सारे स्वर्ग आ गए। अब चलते हैं नीचे, नरकों में दिखाओ। अब नीचे नरक वो दिखाओ ना, पूरा बड़ा वाला। ये कैसे भी बनाया आपने? नहीं, ये नहीं चाहिए, वो वाला दिखाओ ना, ऐसे पूरी पृथ्वी दिखाई है इधर से उधर तक। उसके नीचे वाला दिखाओ ना, हाँ ये वाला। अब आइए नीचे, लोक मध्य से नीचे सरकरा पृथ्वी तक 1 राजू, अर्थात जो सुदर्शन मेरु का नीचे का तल था वहाँ से अधोलोक नीचे 7 राजू है। तो यहाँ से रत्न प्रभा पृथ्वी तो ऊपर ही आ गई, और यहाँ से सरकरा पृथ्वी के नीचे बॉटम तक आए तो 1 राजू हुआ। इसके बॉटम पे लाओ लाइन पे, हाँ यहाँ तक। अर्थात 1 राजू में रत्न प्रभा शर्करा प्रभा दोनों हो गई। इसके बाद शेष सारी पृथ्वियाँ 1-1 राजू में हैं। अर्थात बालुका प्रभा के एंड तक 2 राजू हो गए, पंख प्रभा के एंड तक 3 राजू हो गए, धूम प्रभा के एंड तक 4 राजू हो गए, तम प्रभा के एंड तक 5 राजू, महातम प्रभा तक 6 राजू, और कलकला पृथ्वी और नीचे के बात बले मिला के 1 राजू। ये अधोलोक के हुए। किताब देखिए जरा, लोक मध्य से नीचे सरकरा पृथ्वी तक 1 राजू, इसे हटाओ ऊपर वाले इसको, सरकरा पृथ्वी के नीचे तक 1 राजू हुआ। बालुका प्रभा पृथ्वी तक 5 पृथ्वियाँ 1-1 राजू हैं। तो महातम प्रभा के नीचे तक 6 राजू हो गया, और कलकला पृथ्वी और नीचे के बात वाले 1 राजू में हुए। इस तरह सप्तम पृथ्वी तक 6 राजू और लोकांत तक 7 राजू होते हैं। लोकांत माने तीनों बात वालों के एंड तक, नीचे लगाओ, हाँ इसके एंड तक ये 7 राजू हो गए। ये हमने चर्चा क्या बताई कि 14 राजू जो ऊंचाई लोक की है उसमें ऊर्ध्वलोक में 7 राजू का बंटवारा कैसे, इंक्लूडिंग मध्यलोक, और नीचे 7 राजू में अधोलोक का बंटवारा कैसे है वो अभी तक बताया गया। अब थोड़ा और आगे चलते। लोक की चौड़ाई कहाँ कितनी है, कैसे दिखाओगे? नीचे अधोलोक के मूल में चौड़ाई 7 राजू है। बिल्कुल ठीक, वही वाला दिखाओ, इससे पहले वाला। हाँ देखिए, लोक के अधोलोक में ये चौड़ाई 7 राजू है, ये चौड़ाई 7 राजू। मध्यलोक में 1 राजू मध्यलोक है। ब्रह्मलोक में 5 राजू, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये बीच में जो है ये ब्रह्मलोक, यहाँ तक 5 राजू है। और लोक के अग्रभाग में फिर 1 राजू है जहाँ ईशत प्रागभार नाम की भूमि है। अब आए नीचे, लोक मध्य से, लोक मध्य माने
सुमेरु पर्वत के नीचे जो लोक का सेंटर पॉइंट है वहाँ से एक राजू नीचे सरकरा पृथ्वी के अंत में 1/6/7 राजू चौड़ाई है। ये चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? यहाँ से एंड तक ये ले रहे हैं। चौड़ाई का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई का मतलब ये। इसमें ये पृथ्वियाँ ठीक नहीं दिखाई हैं। ये पृथ्वी यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक पूरी है बिल्कुल। आज हमारे नक्शा बनाने वाले बिल्कुल गलत काम, अधूरा काम करके लाए। इन्होंने आज गड़बड़ कर दी, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसे थोड़ी होता है काम। नक्शा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कल इसको दोबारा पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखें जरा, लोक मध्य से एक राजू नीचे सरकरा पृथ्वी के अंत में 1/6/7 चौड़ाई है। निकालो। नीचे, अरे हाँ देखिए, इसमें देखना सरकरा पृथ्वी की ये लाइन जो चल रही है नीचे वाली, हाँ ये वाली, यहाँ ये कितनी है? 1/6/7 राजू चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। अब नीचे बालुका प्रभाव में 2/5/7 नीचे ये वाली पूरी 2/5/7। फिर उससे एक राजू नीचे पंख प्रवाह के अंत में 3/4/7, धूम प्रवाह के अंत में 4/3/7, तम प्रवाह के अंत में 5/2/7, महातम प्रवाह के अंत में 6/1/7 और कलकला पृथ्वी के अंत में ये पूरी 7 राजू हो गई। इसी प्रकार लोक मध्य से एक राजू ऊपर 2/1/7 राजू। दूसरा नक्शा निकालो, ऊपर वाला। हाँ ये भी गलत बना। दूसरा निकालो। नहीं बना। अब देखिए ना, लोक मध्य से एक राजू ऊपर चौड़ाई पहले बढ़ती जाएगी, फिर ऊपर सिमटती जाएगी। ये है लोक का आकार। तो लोक मध्य से एक राजू ऊपर 2/1/7, फिर 3/2/7, फिर 4/3/7 और फिर 5 राजू। 5 राजू, ये सेंटर पॉइंट तक 5 राजू हो जाएगी। फिर इसके बाद अब आगे ऊपर ये घटेगी चौड़ाई लोक की। तो यहाँ ऊपर आधा राजू ऊपर जाकर 4/3/7, फिर एक राजू ऊपर 3/2/7, फिर एक राजू ऊपर 2/1/7 ऊपर और लोक के अंत में जाके यहाँ से यहाँ तक ये एक राजू रह जाएगी। यहाँ एक राजू थी, यहाँ एक राजू, बीच में बढ़ती गई और ऊपर घटती गई। ऐसे इसका हो जाएगा। आज हमको अच्छा नहीं लगा, कंप्यूटर का काम हमारा ढीला रहा आज। इसको कल फिर दिखाएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे बिल्कुल। आज इतना बस। आप देखते हैं प्रश्न आपके हों, उनका उत्तर दे देते हैं। निकालो प्रश्न, निकालो कौन से। क्या निकला? हाँ देखें,
जिस तरह नरक की पृथ्वियों के बीच आकाश द्रव्य हो, वो कितने योजन का है? एक राजू में से पृथ्वी की मोटाई घटा दें इतना। क्या वो 6 राजू में गिना जाएगा? हाँ, बिल्कुल गिना जाएगा। देखिए ध्यान से, मेरु पर्वत के नीचे अर्थात रत्नप्रभा पृथ्वी की पहली 1000 योजन मोटाई की पृथ्वी, ये तो ऊर्ध्वलोक की तरफ चली गई मध्यलोक में, और वहाँ से मेरु पर्वत के बॉटम से नीचे तक जहाँ तीनों बातवले का एंड है वो 7 राजू है। तो नरक की पृथ्वियों के बीच का आकाश द्रव्य वो 6 राजू में पूरा आ गया। नक्शे में स्वर्गों में भी गैप दिखा, तो वो स्वर्ग भी युगल स्वर्ग से दूर है। हाँ, उसमें भी गैप है पूरा। तो कितनी दूरी है? क्या वो भी ऊपर स्वर्ग के प्रमाण में समाहित है? हाँ, इंक्लूड है। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे जो लोक के 8 वो प्रदेश थे ना, वहाँ से पहले दूसरे स्वर्ग का टॉप 1.5 राजू है। उसके बाद तीसरे चौथे स्वर्ग का राजू, वहाँ से 1.5 राजू है। इस तरह वहाँ तक 3 राजू हो गया। चलो आगे। हाँ, पंचम काल में जीव भरत क्षेत्र से किन भावों से विदेह क्षेत्र जाता है? अगर वो ऐसा विचार लगाए, हे भगवान, मेरा अगला जन्म विदेह क्षेत्र में हो और विदेह क्षेत्र के सीमंदराय तीर्थंकरों के प्रति विशेष भक्तिभाव रखने वाला हो, तो विदेह क्षेत्र में पैदा हो सकता है। लेकिन विदेह क्षेत्र में पैदा होने से पहले यहाँ उसको मिथ्या दृष्टि बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि है यहाँ और वहाँ भी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि का जीव मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य में पैदा होगा, वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। अगर मान लो यहाँ का कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य हो और उसने मनुष्यायु बांधी हो, तो विदेह क्षेत्र में पैदा नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि जाएगा। तो जब अगर यहाँ से आपको विदेह क्षेत्र में पैदा होना है, तो क्या होगा? वहाँ सम्यक छूट जाएगा, मिथ्यात्व सहित वहाँ पैदा होंगे। अगर आप ये सोचते हैं चलो मिथ्यात्व सहित पैदा हों, विदेह क्षेत्र तो पहुँच जाएं, नहीं, ये उचित नहीं। सम्यक्त्व का छूटना अच्छी बात नहीं है। अगर आप देव बने तो देव बन के भी आप विदेह क्षेत्र जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, पर सम्यक छोड़ने की बात मत करिए। आइए अगला प्रश्न देखें। गतिबंध के और नीचे लाओ। गतिबंध के कर्म प्रमुख उदय में आते तो उसका प्रभाव कैसे देख जा सकता? जैसे हमारे नरक गति या देव गति का उदय प्रमुख होकर उदय में आए, तो उसकी वजह से हमारे परिणामों में किस तरह का असर होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो नरक गति हो, चाहे त्रिंच गति हो, चाहे देव गति हो, वो कन्वर्ट होके मनुष्य गति रूप उदय में आएगी। कोई फर्क आपको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि उस गति का स्वभाव ही बदल गया ना, इस कारण। आइए और ऊपर आइए। अब नीचे आइए। अधोलोक के 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ कैसे? हमने बताया ना, पहली 2 पृथ्वी जो हैं, मतलब दूसरी पृथ्वी के एंड तक 1 राजू होता है। 1 राजू में पहली 2 पृथ्वी हो गई, तो 7 पृथ्वियाँ 6 राजू में हो गई। निगोदिया जीव के बारे में फिर से बता दीजिए। निगोदिया 2 तरह के होते हैं, एक नित्य निगोदिया, एक इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया वो हैं जो आज तक निगोद से निकले ही नहीं, और इतर निगोदिया वो हैं जो नित्य निगोद से तो निकल आए
बाकी और जगह जाने के बाद जगह जाने के बाद फिर दोबारा निगोद में जिनका जन्म हुआ वो इतर निगोदिया होते हैं। तो निगोदिया जीव के बारे में फिर से बता दें, पूरे तीनों लोकों में नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया दोनों भरे हुए हैं। जहाँ सिद्ध शिला है उसके ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान का निवास है वहाँ भी निगोदिया भरे हुए हैं। उनका सिद्ध भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पूरे तीनों लोकों में निगोदिया जीव सब जगह पाए जाते हैं, नित्य निगोदिया भी और इतर निगोदिया भी। नीचे आइए, आशा जैन का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल करेक्ट नहीं है। नहीं, करेक्ट है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ठीक करा दिया ना। आप शायद बाद में आई मालूम पड़ती हैं। हमने ऊपर ठीक करा दिया, हमने करेक्शन करा दिया, बिल्कुल ठीक करा दिया। और आगे ऊपर आओ। लोक का घनफल 343 राजू बताया गया है। उसमें ये शंका है कि लोक की ऊंचाई 14 राजू है, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो, 7 से मल्टीप्लाई तो किया उसकी उत्तर दक्षिण उत्तर की अपेक्षा। यों 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू है। यों पूरा पश्चिम में घटता बढ़ता है, लेकिन अंदर देखें उत्तर दक्षिण सब जगह 7 राजू है, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया गया। चलो ऊपर। तीनों लोकों का अलग अलग में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, घनफल, क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं। कैसे बताएंगे आपको? तीनों लोकों का अलग अलग घनफल तो लिख सकते हैं आप, क्षेत्रफल मत लिखिए, ज़रूरी नहीं है। अगर तीनों लोकों की आपको लिखनी है तो लिखिए, ज़रा लिख लीजिए। अधोलोक की चौड़ाई नीचे 7 राजू, ऊपर आ गए तो 1 राजू अधोलोक की। यहाँ से शुरू हुआ मध्यलोक, मध्यलोक की चौड़ाई 1 राजू। अब आया ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में नीचे 1 राजू, ऊपर आए तो 5 राजू, और ऊपर पहुँच गए सिद्धशिला के पास तो 1 राजू। मोटाई सब जगह 7 राजू, और घनफल हमने आपका दोनों को लिखा ही दिया। इस तरह कुल 343 हुआ। आगे देखिए, कलकला पृथ्वी भूमि नहीं है तो उसे आकाश कर्म आकाश क्यों नहीं कह सकते? नहीं, वो खाली भूमि आकाश है, लेकिन उसको नाम दे दिया कलकला भूमि, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है बिल्कुल। आगे चलो। क्या लिखा? असंख्यपाधा काल में बंधने वाली आयु अंतर्मुहूर्त काल की होगी क्या? नहीं, नियम नहीं बनाएंगे। असंख्यपाधा काल किसे कहते हैं? जिस जीव का 8 अपकर्ष कालों में आयुबंध नहीं हुआ, उसका आयुबंध कम होगा मरने से। असंख्यपाधा काल, असंख्यपाधा काल का मतलब आवली का संख्यात्मा भाग, इतने पहले उसकी आयु ज़रूर बंध जाएगी। तो प्रश्न आप किया है आपने, तो क्या असंख्यपाधा काल में जो आयु बंधेगी वो अंतर्मूर्त की होगी? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। अगर गलतफहमी हो तो ठीक कर लीजिए। नीचे अधोलोक में जो भूमियों के बीच में जगह खाली है वहाँ तो बात वाले भी है। नहीं, देखो
एक भूमि है, भूमि से जैसे दूसरी भूमि के बॉटम से तीसरी भूमि का बॉटम एक राजू है। अब इसमें दूसरी भूमि के नीचे 3 बले हैं 20-20 हज़ार योजन मोटे। वो किस में आ गए? वो एक राजू में आ गए। ऐसे आते हैं। अर्थात दूसरी भूमि से तीसरी भूमि का बॉटम, दूसरी के बॉटम से तीसरी का बॉटम एक राजू है। लोक का विस्तार समझ में नहीं आया? नहीं, इसको इस तरह मत समझिए 7 × 7 ऐसे नहीं बनेगा ये तो उन्होंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी पर बनता नहीं। ऊंचाई तो 14 राजू है, विस्तार अलग अलग हो गया ना, इसीलिए तो ऐसा किया। ऊर्ध्वलोक का अलग निकाला घनफल, मध्यलोक का तो उसमें आ ही गया, और नीचे अधोलोक का अलग निकाला। ऐसे हुआ। नित्य निगोदिया जीव का ऐसा कौन से पाप का उदय रहता है जिससे वे निकल नहीं पाते? हाँ, महान पापी तो हैं, इसलिए वो नहीं निकल पाते। राजू के बारे में आपने जो उदाहरण दिया वह फिर से बताएं। कोई एक देव एक पलक झपकने में असंख्यात योजन जाता हो, ऐसा देव 6 महीने चलता रहे तो जितनी दूरी जाएगा उसे एक राजू कहते हैं। लेकिन ये समझाने की बात है और कुछ नहीं। समझने की बात क्या है? एक राजू बराबर असंख्याता संख्यात योजन, बहुत बड़ा। अनंत क्यों नहीं कह दें? अनंत इसलिए नहीं कह दें क्योंकि उसकी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन नहीं होती तो हम अनंत कह देते, ऐसे कैसे कह देंगे? यूट्यूब पर नक्शा नहीं आया, क्या लिखा? ट्यूब तो आ जाएगा। आ जाएगा वो तो यूट्यूब पर भी लाइव जा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। खैर, यूट्यूब पर नक्शा आ जाएगा। आप प्लीज, विषय कठिन है इसलिए जिज्ञासा की भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, वो देख सकते हैं यूट्यूब पर बाद में कभी भी। खैर भिजवा देंगे। आगे और चलो, और चलो। नाविराय और मरदेवी क्या युगलिया थे? नहीं, युगलिया नहीं थे। अगर वो युगलिया होते तो उनकी संतान भगवान आदिनाथ भी भोग भूमिया होते, और अगर भोग भूमि होते तो वो तीर्थंकर नहीं बन पाते। नाविराय और मरदेवी की विधिवत शादी हुई थी, युगलिया नहीं थी। आगे, लब्ध पर्याप्तक जीव एक मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण करके उसके बाद नियम से पर्याप्तक बनते हैं। तो नित्य निगोद में जो जीव हैं वो कभी बाहर नहीं आते और न कभी आएंगे? कृपया बताएं। आपके इन दोनों प्रश्नों का कोई मेल नहीं खाता। आप ये समझिए, नित्य निगोदिया जीव भी एक अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त रहते हैं, फिर एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्त रहते हैं, लेकिन रहते वो नित्य निगोदिया ही हैं। उससे इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नित्य निगोद में जो जीव है कभी बाहर नहीं आते और न कभी आएंगे? नहीं। नित्य निगोदिया जीव 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक नित्य निगोदिया अनादि अनंत, एक नित्य निगोदिया अनादि शांत। ध्यान से सुनिए, विषय बहुत अच्छा है। जो नित्य निगोदिया अनादि शांत हैं वो तो आज नित्य निगोद में है, लेकिन कभी निकलेंगे, उनका अंत आएगा। लेकिन जो नित्य निगोदिया अनादि अनंत हैं वो आज तक कभी निकले नहीं हैं, आगे निकलेंगे भी नहीं। आइए ऊपर लाओ। निगोदिया जीव एक मूर्ति निगोद पर्याय में रहता है, फिर उसके बाद त्रस बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो निगोदिया नित्य निगोदिया में हैं
वो तो अनादिकाल से नित्य निगोद में ही है, तरस बनने की क्या बात। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ होती हैं, 14 प्रकृति सर्वघाती, 14 प्रकृति देशघाती। सर्वघाती तो पूरी तरह घात करती है और देशघाती एक अंश। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सर्वघातीपना कैसे, और संजलन नो कषाय और सम्यक देशघाती कैसे समझाएं। देखो अनंतानुबंधी, यद्यपि ये प्रश्न आपको नहीं देना था आज, क्योंकि ये विषय से संबंधित नहीं है, ऐसे नहीं दें, फिर भी मैं इसका उत्तर आज दे रहा हूँ, आइंदा नहीं दूंगा। फिर देखें आप, मोहिनी कर्म की सर्वघाती प्रकृति कितनी, 12 तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, और 2 उधर आई 2 आई मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। देशघाती कितनी, संजुलन की 4, नो कर्म की 9 और 1 सम्यक प्रकृति, इस तरह 14। तो आपने लिखा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सर्वघातीपना कैसे, क्योंकि ये अनंतानुबंधी जो है ना, ये पूरा घात करती है चारित्र का, चारित्र नहीं होने देती बिल्कुल भी। अप्रत्याख्यान आवरण सर्वघाती कैसे, जब तक इसका उदय है देश संयम नहीं होने देती। मिथ्यात्व है, जब तक उदय है सम्यक तो नहीं होने देता। और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती कैसे, ये उदय में आती है तो सम्यक से नीचे गिरा देती है। संजुलन नो कषाय और सम्यक देशघाती कैसे, इसी तरह इसको लगा ले कि संजुलन के उदय में भी संजुलन के स्पर्धक 2 प्रकार के, देशघाती और सर्वघाती। तो संजुलन के जो स्पर्धक देशघाती सर्वघाती हैं, उसमें हमारे और आपके संजुलन के सर्वघाती का उदय है, इसलिए हमारे मुनिपना बिल्कुल नहीं। और सम्यक तो देशघाती कैसे, क्योंकि उसके उदय में आने पर भी सम्यक दर्शन रहता है, पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता। इस कारण आगे बढ़ो। त्रसनाली की ऊंचाई 13 राजू या 14 राजू, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। इसके बारे में सही बात क्या है, जो बीच की एक नाली है, जो 1 राजू चौड़ी और 1 राजू मोटी है, वो ऊपर से नीचे तक लोक नाड़ी कहलाती है, त्रस नाड़ी नहीं। उसके बीचों बीच में, मतलब उसमें जो ऊपर से नीचे तक 14 राजू की है, वो है लोक नाड़ी। और उसमें जो बीच में 13 राजू तक त्रस पाए जाते हैं, वहाँ तक त्रसनाली की ऊंचाई 13 राजू। उसमें से भी कुछ कम है, कल ये प्रश्न आएगा तो आपको इसमें से समझा देंगे। क्या याद करना है अपने को, त्रसनाली कुछ कम 13 राजू और लोक नाड़ी 14 राजू पूरी। 14 राजू हाइट है, फिर 7 × 7, इसको छोड़ दीजिए ना, हमने पहले ही बोल दिया। कृपया ये गणित भी स्क्रीन पर समझा दीजिए तो वो अच्छे से आ जाएगा। छोड़िए, आप इतना समझ लीजिए, गणित में मत जाइए। आप इतना समझ लीजिए, अधोलोक का इतना घनफल, ऊर्ध्वलोक का इतना, और तीनों लोक का 343 घन राजू, इतना काफ़ी है, ज़्यादा गणित में मत जाइए। बाल प्रमाण यानी क्या, ये इन्होंने ये बताया, ऊपर सुमेरु पर्वत के टॉप से ऊपर जो सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग का जो पहला स्वर्ग आता है, पहला दूसरा स्वर्ग, वो कितना ऊंचा, उनका इंद्रक विमान, उसके बीच में एक बाल प्रमाण। उत्तम भोग भूमिया, जीवोत्तम भोग भूमि है, उसमें जो जीव हैं उनका बाल सबसे महीन होता है, तो उसने बाल प्रमाण जगह खाली है। ये क्या बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत का जो टॉप है और ऊपर पहले दूसरे स्वर्ग के विमान जहाँ से शुरू हो रहे हैं, इंद्रक विमान है, वो जुड़े हुए नहीं हैं, बीच में गैप है, बस
हालांकि गैप बहुत थोड़ा है, ना के बराबर, पर गैप है इसलिए बाल प्रमाण लिखा। आगे 45 लाख योजन लोक में कहाँ से कहाँ तक समझें। ये जो मध्यलोक है, इस मध्यलोक में जो मनुष्य लोक है वो 45 लाख योजन है। उसमें कौन कौन आ जाते हैं? उसमें आता है जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदरी और पुष्करार्ध। ये 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। 9 अनुदिश 9 ग्रहव्यक को ही सर्वार सिद्धि कहा जाता है? नहीं, 9 ग्रहव्यक के ऊपर 9 अनुदिश, उसके ऊपर है 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर विमानों में एक विमान का नाम सर्वार सिद्धि है, बाकी 4 तो अलग है। सर्वार सिद्धि बीच वाला विमान कहलाता है। बस आपके प्रश्न पूरे हो गए। एक ये अंतिम प्रश्न और कर लेते हैं बस। समुद्घात के दंड और कपाट अवस्था में केवली भगवान के आत्मप्रदेश अधोलोक के 7 पृथ्वियों के बीच स्थित बात बलियों को छेद कर जाते हैं क्या? हाँ, पूरे लोक में जाते हैं। मतलब जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, अधोलोक नीचे केवली, इसमें केवली समुद्घात के 4 भेद, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण। लोक पूर्ण में पूरे लोक प्रमाण जो वलय हैं उनके अंदर भी जाता है, सब जगह जाते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बस आज थोड़ी नक्शों की असुविधा रही, हम कोशिश करेंगे कल नक्शे बिल्कुल सही तरह से आपके सामने आए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।